तुम्हें भुला दिया गया है, या शायद ऐसा सिर्फ तुम्हें महसूस होता है। सच्चाई थोड़ी अलग होती है। कोई भी इंसान किसी को पूरी तरह नहीं भूलता, वो बस उसे अपनी यादों के एक शांत कोने में रख देता है और ये तय करता है कि उस याद का रंग क्या होगा, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारी प्रतिक्रिया से। अगर तुम्हारा टूटना, तुम्हारा बिखरना और बार बार उसी व्यक्ति के आसपास घूमते रहना दिखाई देता है, तो तुम उसकी यादों में एक हल्की, अस्थिर और थोड़ी बोझिल छवि बन जाते हो। लेकिन अगर तुम बिना शोर के, बिना शिकायत के खुद को धीरे धीरे समेट लेते हो, एक अजीब सी शांति के साथ, तो तुम उसकी स्मृति में एक अधूरा सवाल बन जाते हो। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उसे कभी नहीं मिलता। और यहीं से असली प्रभाव शुरू होता है, जहाँ भूल जाना भी एक कला बन जाता है और याद रह जाना भी एक परिणाम। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो पहली प्रतिक्रिया अक्सर भावनात्मक होती है। सवाल उठते हैं, दर्द होता है और तुम अपने ही मूल्य पर शक करने लगते हो। लेकिन अगर तुम थोड़ा ठहर कर देखो तो समझ आता है कि हर घटना का अर्थ वही होता है जो तुम उसे देते हो। अगर तुम इस घटना को अपने जीवन का केंद्र बना लेते हो तो तुम उसी व्यक्ति के प्रभाव में फंसे रहते हो। लेकिन अगर तुम इसे एक सामान्य मानवीय व्यवहार की तरह देखो, जहां लोग अपनी इच्छाओं, अपने डर और अपनी सीमाओं के आधार पर फैसले लेते हैं, तो तुम धीरे धीरे उस भावनात्मक बंधन से बाहर आने लगते हो। यहाँ पर भावनात्मक नियंत्रण का मतलब अपने आंसुओं को दबाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारी असली ताकत है। जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो तो तुम्हारी भीतर एक गहरी, मौन स्थिरता जन्म लेती है, जिसे नज़रअंदाज करना आसान नहीं होता। इंसानी स्वभाव का एक सच ये भी है कि हम उन्हीं चीज़ों की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं जिन्हें हम पूरी तरह समझ नहीं पाते। जब तुम बार बार अपनी भावनाएं दिखाते हो, अपनी पीड़ा को सामने रखते हो, तो तुम खुद को पूरी तरह स्पष्ट कर देते हो। वहाँ कोई रहस्य नहीं बचता, कोई जिज्ञासा नहीं रहती। लेकिन जब तुम धीरे धीरे पीछे हटते हो, अपने भीतर की हलचल को शांत करते हो और बिना किसी स्पष्टीकरण के अपना जीवन जीते हो, तो तुम एक अनकही दूरी बना लेते हो। और यही दूरी आकर्षण की जड़ बनती है। ये आकर्षण किसी कोशिश का परिणाम नहीं होता, बल्कि तुम्हारी आंतरिक स्थिरता का प्रतिबिंब होता है। सामने वाला समझ नहीं पाता कि तुमने इतनी आसानी से सब कैसे स्वीकार कर लिया, और यही अनिश्चितता उसे भीतर ही भीतर तुम्हारी ओर खींचती है। सम्मान हमेशा शब्दों से नहीं बनता, वो व्यवहार से बनता है। जब तुम किसी के जाने के बाद उसके पीछे भागते हो, उसे मनाने की कोशिश करते हो, तो अनजाने में तुम अपना ही मूल्य कम कर देते हो। जबकि जब तुम शांत रहते हो, बिना शिकायत के अपने स्थान पर स्थिर रहते हो, तो तुम ये संकेत देते हो कि तुम्हारा अस्तित्व किसी और की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। और यही मौन आत्मसम्मान धीरे धीरे एक शक्ति बन जाता है, जो सामने वाले को भीतर से प्रभावित करता है। उसे महसूस होने लगता है कि उसने सिर्फ एक इंसान नहीं खोया, बल्कि एक स्थिरता खो दी, एक संतुलन खो दिया। रिश्तों में शक्ति का संतुलन अक्सर बहुत सूक्ष्म चीज़ों से तय होता है। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो शुरुआत में शक्ति उसी के पास होती है, क्योंकि फैसला उसने लिया होता है। लेकिन ये संतुलन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर तुम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर लेते हो, अपनी उपस्थिति को सीमित कर लेते हो और अपने जीवन में एक शांत दूरी बना लेते हो, तो धीरे धीरे ये संतुलन बदलने लगता है। अब वही व्यक्ति जो पहले निश्चित था, अब खुद अनिश्चित हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि तुम्हारी चुप्पी का मतलब क्या है। क्या तुमने सच में स्वीकार कर लिया, या तुम पूरी तरह आगे बढ़ चुके हो? और यही अनिश्चितता शक्ति को फिर से संतुलित कर देती है। लेकिन सबसे कठिन हिस्सा यहाँ आता है। बाहर से दूर हो जाना आसान है, पर भीतर से अलग होना मुश्किल। यादें, आदतें, भावनाएं बार बार तुम्हें पीछे खींचती हैं। लेकिन अगर तुम ये समझ लो कि तुम अपने विचारों के मालिक हो, उनके गुलाम नहीं, तो चीज़ें बदलने लगती हैं। जब कोई याद तुम्हें परेशान करे तो उसे दबाओ मत, बस उसे एक तटस्थ नज़र से देखो। समझो कि वो सिर्फ एक विचार है, कोई वास्तविक घटना नहीं। धीरे धीरे तुम्हारा मन सीख जाता है कि हर भावना को पकड़कर रखना ज़रूरी नहीं। और यहीं से शुरू होती है असली आज़ादी। यही आंतरिक दूरी तुम्हें सच में मुक्त करती है, और यही स्वतंत्रता तुम्हारे व्यवहार में एक गहरी शांति भर देती है। और याद रखो, आकर्षण का सबसे अनदेखा नियम यही है। लोग उसी व्यक्ति की ओर खींचते हैं जो अपने भीतर पूरा होता है, जिसे किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन जिसकी मौजूदगी फिर भी महसूस होती है।
चुपचाप, गहराई से, हमेशा के लिए। ये पूर्णता किसी उपलब्धि से नहीं आती, बल्कि एक शांत स्वीकार्यता से आती है। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि किसी का जाना तुम्हारी कमी का प्रमाण नहीं है, बल्कि उसकी पसंद का परिणाम है, तो तुम्हारे भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है। ये स्थिरता किसी को दिखाने के लिए नहीं होती, बल्कि ये तुम्हारे भीतर की वास्तविक स्थिति होती है। और यही स्थिति तुम्हें उस व्यक्ति की स्मृति में एक अलग स्थान देती है, एक ऐसा स्थान जहां तुम ना तो पूरी तरह भुलाए जा सकते हो और ना ही पूरी तरह समझे जा सकते हो। मौन आत्मविश्वास वो गुण है जो बिना किसी प्रदर्शन के सबसे अधिक प्रभाव डालता है। ये ना तो शब्दों में व्यक्त होता है, ना ही किसी दिखावे में। ये केवल तुम्हारे व्यवहार में झलकता है, तुम्हारे चलने में, तुम्हारी चुप्पी में और तुम्हारे निर्णयों में। जब तुम बिना किसी नाटकीयता के अपने जीवन में आगे बढ़ते हो, तो तुम ये दिखाते हो कि तुम्हारी दुनिया किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं घूमती। ये संदेश बहुत गहरा होता है, क्योंकि ये सीधे सामने वाले के मन में जाता है। वो सोचने पर मजबूर होता है कि जो व्यक्ति उसके जाने के बाद भी इतना स्थिर है, उसमें कुछ ऐसा है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाया। जब कोई तुम्हें छोड़ देता है, तो मन बार बार उसी क्षण को दोहराता है, जैसे कोई अधूरी कहानी अपने अंत की मांग कर रही हो। परंतु स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि हर अंत को समझना आवश्यक नहीं होता, कुछ अंत केवल स्वीकार करने के लिए होते हैं। मनोविज्ञान भी यही बताता है कि इंसान उन चीज़ों के पीछे अधिक भागता है जो अधूरी रह जाती हैं। यदि तुम लगातार उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहोगे, तो तुम अपने ही मन में उसकी उपस्थिति को जीवित रखोगे। लेकिन जब तुम उस अधूरेपन को बिना विरोध के स्वीकार कर लेते हो, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होने लगता है। ये स्वीकार्यता कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक गहरी आंतरिक शक्ति का संकेत है। जब तुम अपने भीतर ये स्थिरता पैदा कर लेते हो कि हर उत्तर ज़रूरी नहीं, हर संबंध स्थायी नहीं, तब तुम एक अलग स्तर की शांति को अनुभव करते हो। यही शांति तुम्हें उस व्यक्ति से अलग करती है, और यही दूरी उसे तुम्हारी अनुपस्थिति का वास्तविक एहसास कराती है। भावनात्मक नियंत्रण का अर्थ केवल अपने आंसुओं को छिपाना नहीं होता, बल्कि अपने भीतर उठने वाली हर भावना को समझना और उसे सही दिशा देना होता है। जब कोई तुम्हें छोड़ता है, तो तुम्हारे भीतर क्रोध, दुख और असुरक्षा का मिश्रण पैदा होता है। यदि तुम इन भावनाओं के अनुसार प्रतिक्रिया देते हो, तो तुम अपने ही नियंत्रण को खो देते हो। लेकिन यदि तुम इन भावनाओं को एक दर्शक की तरह देखना शुरू कर देते हो, तो तुम्हारे भीतर एक अलग प्रकार की स्पष्टता, संधीत जन्म लेती है। ये स्पष्टता तुम्हें ये समझने में मदद करती है कि सामने वाला व्यक्ति भी अपनी सीमाओं और कमजोरियों के अनुसार ही निर्णय ले रहा था। इस समझ के साथ तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तुम प्रतिक्रिया देने की बजाय निरीक्षण करने लगते हो, और यही निरीक्षण तुम्हारे भीतर एक मौन आत्मविश्वास पैदा करता है, जो किसी भी शब्द से अधिक प्रभावशाली होता है। मनुष्य का स्वभाव विरोधाभासी होता है। वो उस चीज़ को महत्व देता है जो उससे दूर होती है, और जो आसानी से उपलब्ध हो जाती है उसका महत्व धीरे धीरे कम होने लगता है। जब तुम किसी के जाने के बाद भी उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहते हो, संगीत, तो तुम अनजाने में अपने ही मूल्य को कम कर देते हो। लेकिन जब तुम एक शांत दूरी बना लेते हो, तो तुम अपने अस्तित्व को एक नई परिभाषा देते हो। ये दूरी कोई खेल नहीं है, बल्कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो तब होती है जब तुम अपने भीतर संतुलन पा लेते हो। ये संतुलन सामने वाले को ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो व्यक्ति पहले इतना जुड़ा हुआ था, वो अब इतना शांत कैसे हो गया। यही प्रश्न उसके भीतर तुम्हारी स्मृति को और गहरा करता है। संबंधों में सम्मान हमेशा समान नहीं होता, वो व्यवहार के अनुसार बदलता रहता है। जब तुम किसी के जाने के बाद भी उसे पकड़कर रखने की कोशिश करते हो, तो तुम अपने ही सम्मान को कम कर देते हो। लेकिन जब तुम बिना किसी शोर के, बिना किसी शिकायत के उस व्यक्ति को जाने देते हो, तो तुम एक अलग प्रकार का सम्मान स्थापित करते हो। ये सम्मान सामने वाले को तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन समय के साथ वो इसे महसूस करने लगता है। मनोविज्ञान के अनुसार लोग उन व्यक्तियों के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं जो स्वयं को खोए बिना संबंधों को जीते हैं। जब तुम ये संतुलन बना लेते हो, तो तुम ना केवल स्वयं को बचाते हो, बल्कि सामने वाले के मन में भी एक अलग स्थान बना लेते हो। मौन आत्मविश्वास वो शक्ति है जो बिना किसी प्रयास के सबसे अधिक प्रभाव डालती है। ये ना तो शब्दों में व्यक्त होता है, ना ही किसी दिखावे में। ये केवल तुम्हारे व्यवहार में झलकता है।
तुम्हारी चुप्पी में, तुम्हारे निर्णयों में और तुम्हारे दृष्टिकोण में। जब तुम किसी के जाने के बाद भी अपने भीतर स्थिर रहते हो तो तुम ये दिखाते हो कि तुम्हारा अस्तित्व किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। ये संदेश बहुत गहरा होता है क्योंकि ये सीधे सामने वाले के मन में जाता है। वो समझने लगता है कि उसने केवल एक व्यक्ति नहीं खोया बल्कि एक ऐसी स्थिरता खो दी है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाया। वियोग के बाद सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। तुम्हारा मन बार बार पुराने क्षणों को दोहराता है और हर बार तुम्हें उसी दर्द में ले जाता है। लेकिन स्टोइक विचारधारा ये सिखाती है कि तुम अपने विचारों के स्वामी हो। जब कोई स्मृति तुम्हें परेशान करती है तो उसे दबाने की बजाय उसे एक तटस्थ दृष्टि से देखो। ये समझो कि ये केवल एक विचार है, कोई वास्तविक घटना नहीं। धीरे धीरे तुम्हारा मन ये सीख जाता है कि हर भावना को पकड़कर रखना आवश्यक नहीं है। यही आंतरिक दूरी तुम्हें उस व्यक्ति से वास्तव में मुक्त करती है और यही स्वतंत्रता तुम्हारे व्यवहार में एक गहरी शांति लाती है। आकर्षण का आधार हमेशा बाहरी चीज़ों पर नहीं होता बल्कि ये उस ऊर्जा पर निर्भर करता है जो तुम अपने भीतर रखते हो। जब तुम किसी के जाने के बाद भी अपने भीतर संतुलन बनाए रखते हो तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो स्वाभाविक रूप से आकर्षित करती है। ये आकर्षण किसी प्रयास का परिणाम नहीं होता बल्कि ये तुम्हारे भीतर की शांति का प्रतिबिंब होता है। सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं पाता कि तुमने इतनी आसानी से सब कुछ कैसे स्वीकार कर लिया और यही अनिश्चितता उसे तुम्हारी ओर खींचती है। ये प्रक्रिया धीमी होती है लेकिन इसका प्रभाव गहरा और स्थायी होता है। शक्ति का संतुलन हमेशा स्थिर नहीं रहता, वो परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो शुरुआत में शक्ति का झुकाव उसकी ओर होता है, लेकिन यदि तुम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर लेते हो तो ये संतुलन धीरे धीरे बदलने लगता है। अब वो व्यक्ति जो पहले निर्णय लेने की स्थिति में था स्वयं को अनिश्चितता में पाता है। उसे ये समझ नहीं आता कि तुम्हारी चुप्पी का अर्थ क्या है। यही अनिश्चितता उसे तुम्हारी ओर खींचती है और धीरे धीरे शक्ति का संतुलन फिर से स्थापित हो जाता है। भूलना कोई प्रक्रिया नहीं है जिसे तुम जबरदस्ती कर सको। ये एक अवस्था है जो धीरे धीरे आती है जब तुम अपने भीतर के शोर को शांत कर लेते हो। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि हर कहानी का अंत स्पष्ट नहीं होता, तब तुम उस व्यक्ति से सच में मुक्त होने लगते हो। ये मुक्ति किसी नाटकीय परिवर्तन के साथ नहीं आती बल्कि ये एक शांत परिवर्तन होता है जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर फैलता है और यही शांति तुम्हें उस व्यक्ति की स्मृति में एक अलग स्थान देती है। सबसे गहरी बात यह है कि तुम्हें किसी को प्रभावित करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता पैदा करनी है जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर ना हो। जब ये स्थिरता तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाती है तो तुम ना केवल स्वयं से मुक्त हो जाते हो बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी एक अनसुलझी पहेली बन जाते हो। और कभी कभी यही अनसुलझापन सबसे गहरी याद बन जाता है, एक ऐसी याद जो बिना किसी प्रयास के हमेशा जीवित रहती है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो तुम्हारा मन केवल उसके जाने पर नहीं अटकता बल्कि उस छवि पर अटकता है जो तुमने उसके बारे में अपने भीतर बना रखी थी। स्टोइक विचारधारा ये स्पष्ट करती है कि हमें वस्तुओं से नहीं बल्कि उनके बारे में अपनी धारणाओं से पीड़ा होती है। तुम जिस व्यक्ति को याद कर रहे हो वो वास्तव में वही नहीं है जो अब तुम्हारे जीवन में नहीं है। वो उस कल्पना का रूप है जिसे तुमने अपने अनुभवों से गढ़ा था। आधुनिक मनोविज्ञान इसे आदर्शीकरण कहता है, जहां हम किसी व्यक्ति के अच्छे पहलुओं को बढ़ाकर देखते हैं और कमियों को अनदेखा कर देते हैं। जब ये समझ धीरे धीरे भीतर बैठती है तो तुम्हारी भावनाएं भी बदलने लगती हैं। अब तुम उस व्यक्ति को नहीं बल्कि अपनी बनाई हुई कहानी को पहचानने लगते हो। यही पहचान एक गहरी दूरी पैदा करती है जो तुम्हें भीतर से मुक्त करती है और तुम्हारे व्यवहार में एक स्थिर, शांत आत्मविश्वास लाती है। कई बार लोग इसलिए नहीं लौटते क्योंकि उन्हें तुम्हारी कमी नहीं महसूस होती, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें तुम्हारी उपस्थिति बहुत आसानी से मिल जाती है, भले ही दूरी के बाद भी। मनोविज्ञान में इसे भावनात्मक उपलब्धता का असंतुलन कहा जाता है। जब तुम हर समय भीतर से उसी व्यक्ति से जुड़े रहते हो तो वो अनजाने में ये महसूस करता है कि तुम्हारी दुनिया अब भी उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन जब तुम अपने भीतर एक सच्ची दूरी बना लेते हो जहां तुम ना प्रतीक्षा करते हो ना उम्मीद, तब एक सूक्ष्म परिवर्तन होता है।
ये परिवर्तन बाहर नहीं दिखता, लेकिन सामने वाला इसे महसूस करता है। यही वो क्षण होता है जहां आकर्षण का बीज फिर से जन्म लेता है, क्योंकि अब तुम एक अनिश्चितता बन चुके होते हो, न कि एक निश्चित उपलब्धता। मनुष्य का अहंकार अक्सर उन चीज़ों को महत्व देता है जिन्हें वो पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाता। जब तुम किसी के जाने के बाद भी उसे पकड़ कर रखने की कोशिश करते हो तो तुम उसे एक प्रकार का नियंत्रण दे देते हो, लेकिन जब तुम चुपचाप पीछे हट जाते हो बिना कोई प्रतिक्रिया दिए तो तुम उस नियंत्रण को तोड़ देते हो। स्टोइक दर्शन इसे आंतरिक स्वतंत्रता कहता है, जहां तुम्हारी शांति किसी बाहरी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होती। ये स्वतंत्रता केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि सामने वाले के लिए भी एक रहस्य बन जाती है। वो ये समझ नहीं पाता कि तुमने इतनी सहजता से कैसे खुद को अलग कर लिया, और यही अनिश्चितता उसके भीतर एक नई जिज्ञासा पैदा करती है। जब कोई संबंध समाप्त होता है तो अक्सर लोग अपने आत्मसम्मान को उस परिणाम से जोड़ लेते हैं। वे ये मानने लगते हैं कि यदि उन्हें छोड़ा गया है तो उनमें कोई कमी थी। लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण ये सिखाता है कि किसी का निर्णय तुम्हारे मूल्य का निर्धारण नहीं करता। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि लोग अपने व्यक्तिगत अनुभवों, असुरक्षाओं और इच्छाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म लेती है। अब तुम स्वयं को किसी के जाने से कम नहीं आंकते, बल्कि इसे एक स्वाभाविक मानवीय प्रक्रिया के रूप में देखते हो। यही दृष्टिकोण तुम्हारे व्यवहार को बदल देता है। तुम अब किसी को मनाने या रोकने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे उसके निर्णय के साथ जाने देते हो। मौन का एक गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। जब तुम अपनी भावनाओं को बार बार व्यक्त करते हो तो तुम अपने आप को पूरी तरह समझा देते हो, लेकिन जब तुम चुप रहते हो तो तुम एक रहस्य बन जाते हो। ये रहस्य सामने वाले के मन में एक प्रकार की असहजता पैदा करता है, क्योंकि वह तुम्हारे व्यवहार को समझ नहीं पाता। स्टोइक दर्शन में मौन को एक शक्ति माना गया है। ये वो स्थान है जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल उपस्थिति ही रह जाती है। जब तुम इस मौन को अपनाते हो तो तुम न केवल अपने भीतर शांति लाते हो, बल्कि सामने वाले के मन में भी एक अनकहा प्रभाव छोड़ते हो। मनुष्य का मन हमेशा उन चीज़ों के पीछे भागता है जो उससे दूर हो जाती हैं। ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिसे मनोविज्ञान में अभाव सिद्धांत कहा जाता है। जब तुम किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हो तो तुम्हारा महत्व धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन जब तुम अपने भीतर एक सच्ची दूरी बना लेते हो तो तुम अपने अस्तित्व को एक नई परिभाषा देते हो। ये दूरी कोई खेल नहीं है, बल्कि ये एक स्वाभाविक परिणाम है जब तुम अपने भीतर संतुलन पा लेते हो। यही संतुलन तुम्हें उस व्यक्ति की स्मृति में एक अलग स्थान देता है, एक ऐसा स्थान जहां तुम न पूरी तरह पास हो न पूरी तरह दूर। भावनात्मक परिपक्वता का अर्थ ये नहीं है कि तुम दर्द महसूस नहीं करते, बल्कि ये है कि तुम उस दर्द के साथ कैसे व्यवहार करते हो। जब तुम अपने दर्द को दूसरों पर प्रकट करते हो तो तुम उसे एक बाहरी रूप दे देते हो, लेकिन जब तुम उसे भीतर समझते हो, स्वीकार करते हो, तो वो धीरे धीरे अपनी तीव्रता खो देता है। स्टोइक दर्शन इसे स्वीकार्यता की शक्ति कहता है। ये शक्ति तुम्हें ये समझने में मदद करती है कि हर भावना अस्थायी है और हर अनुभव समय के साथ बदलता है। जब तुम इस सत्य को जीने लगते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। संबंधों में सबसे गहरा प्रभाव अक्सर उन चीज़ों से पड़ता है जो कहीं नहीं जाती। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारा दृष्टिकोण, ये सब मिलकर एक ऐसी छवि बनाते हैं जो शब्दों से अधिक प्रभावशाली होती है। जब तुम किसी के जाने के बाद भी शांत रहते हो तो तुम ये दिखाते हो कि तुम्हारा अस्तित्व किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। ये संदेश सामने वाले के मन में गहराई से जाता है और वो धीरे धीरे तुम्हारी अनुपस्थिति को महसूस करने लगता है। समय के साथ हर स्मृति धुंधली हो जाती है, लेकिन कुछ भावनाएं बनी रहती हैं। ये भावनाएं अक्सर उन अनुभवों से जुड़ी होती हैं जो अधूरे रह गए। जब तुम किसी के साथ अपने अनुभव को बिना किसी नाटकीय अंत के छोड़ देते हो तो वो एक अधूरी कहानी बन जाती है, और यही अधूरापन उसे यादगार बनाता है। स्टोइक दृष्टिकोण ये कहता है कि हर कहानी को पूर्ण करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ कहानियाँ अधूरी रहकर ही अपनी गहराई प्राप्त करती हैं। सबसे गहरी बात यह है कि तुम्हें किसी को भूलने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम अपने भीतर शांति स्थापित कर लेते हो तो भूलना अपने आप हो जाता है।
ये शांति किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं आती, बल्कि ये तुम्हारे भीतर की स्वीकार्यता से आती है। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तो तुम ना केवल उस व्यक्ति से मुक्त हो जाते हो, बल्कि स्वयं के साथ एक नए संबंध में प्रवेश करते हो। एक ऐसा संबंध जो शांत, स्थिर और पूर्ण होता है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो सबसे पहले तुम्हारे भीतर क्यों का शोर उठता है। ये प्रश्न तुम्हें भीतर ही भीतर खींचता रहता है, जैसे हर उत्तर मिलने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण ये सिखाता है कि हर क्यों का उत्तर आवश्यक नहीं होता और हर उत्तर तुम्हें शांति नहीं देता। मनोविज्ञान कहता है कि मन अधूरेपन को सहन नहीं कर पाता, इसीलिए वो बार बार उसी घटना को दोहराता है। परंतु जब तुम ये समझ लेते हो कि कुछ निर्णय केवल उस व्यक्ति की आंतरिक स्थिति का परिणाम थे, ना कि तुम्हारी किसी कमी का, तब तुम्हारे भीतर एक गहरी स्पष्टता जन्म लेती है। ये स्पष्टता तुम्हें उस प्रश्न से मुक्त करती है और तुम धीरे धीरे उस घटना को एक अनुभव के रूप में देखने लगते हो, ना कि अपनी पहचान के रूप में। कई बार हम किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस भावना से जुड़े होते हैं जो वो हमें महसूस कराता था। जब वो व्यक्ति चला जाता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम उसी भावना को खो बैठे हैं। आधुनिक मनोविज्ञान इसे भावनात्मक जुड़ाव कहता है, जहां हम व्यक्ति से अधिक उस अनुभव से बंध जाते हैं। स्टोइक विचारधारा ये बताती है कि बाहरी स्रोतों से मिलने वाली भावनाएं अस्थायी होती हैं। जब तुम्हें सत्य को समझते हो तो तुम्हारा ध्यान उस व्यक्ति से हटकर अपने भीतर की स्थिति पर आने लगता है। ये बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन यही तुम्हें धीरे धीरे उस निर्भरता से मुक्त करता है जो तुम्हें बार बार पीछे खींचती थी। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो तुम्हारे भीतर एक स्वाभाविक इच्छा होती है खुद को साबित करने की, ये दिखाने की कि तुम बेहतर हो। लेकिन यही प्रयास तुम्हें उसी व्यक्ति के प्रभाव में बांधे रखता है। स्टोइक दर्शन ये कहता है कि सच्ची शक्ति दिखाने में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर स्थिर रहने में होती है। मनोवैज्ञानिक रूप से भी जब तुम किसी को प्रभावित करने की कोशिश करते हो तो तुम अपने व्यवहार को उसके अनुसार ढालने लगते हो। लेकिन जब तुम बिना किसी प्रदर्शन के अपने जीवन को जीते हो तो तुम एक ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त करते हो जो किसी बाहरी मान्यता पर निर्भर नहीं होती। यही स्वतंत्रता तुम्हें एक मौन आत्मविश्वास देती है जो किसी भी दिखावे से अधिक प्रभावशाली होता है। मानव व्यवहार में गहरी प्रवृत्ति होती है। जो चीज़ हमें पूरी तरह मिल जाती है उसका मूल्य धीरे धीरे कम हो जाता है। जब तुम किसी के जाने के बाद भी भावनात्मक रूप से वहीं बने रहते हो तो तुम अपने अस्तित्व को उसी स्थान पर स्थिर कर देते हो। लेकिन जब तुम अपने भीतर एक सच्ची दूरी बना लेते हो तो तुम उस व्यक्ति के लिए एक नई वास्तविकता बन जाते हो। ये दूरी कोई रणनीति नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम होती है जब तुम अपने भीतर संतुलन पा लेते हो। यही संतुलन तुम्हें उसकी स्मृति में एक अलग रूप में स्थापित करता है, एक ऐसा रूप जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता। दर्द का सबसे कठिन पहलू ये नहीं होता कि वो कितना गहरा है, बल्कि ये होता है कि वो बार बार लौट आता है। स्मृतियाँ अचानक सामने आ जाती हैं और तुम्हें उसी क्षण में वापस ले जाती हैं। लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण ये सिखाता है कि तुम इन स्मृतियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, परंतु तुम उनकी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हो। जब तुम इन स्मृतियों को बिना विरोध के देखते हो तो उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो भावनाएं स्वीकार कर ली जाती हैं वे धीरे धीरे अपनी तीव्रता खो देती हैं। यही प्रक्रिया तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। बिना किसी शोर के, बिना किसी प्रयास के, संबंधों में सबसे सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली तत्व होता है ऊर्जा। ये ऊर्जा तुम्हारे शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारी उपस्थिति से महसूस होती है। जब तुम भीतर से बेचैन होते हो तो ये बेचैनी सामने वाले तक पहुंचती है, लेकिन जब तुम अपने भीतर शांति स्थापित कर लेते हो तो तुम्हारी उपस्थिति भी शांत हो जाती है। ये शांति किसी को दिखाने के लिए नहीं होती, बल्कि ये तुम्हारी वास्तविक स्थिति होती है। और यही स्थिति तुम्हें एक अलग प्रकार का आकर्षण देती है, एक ऐसा आकर्षण जो प्रयास से नहीं, बल्कि स्वाभाविक संतुलन से उत्पन्न होता है। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो तुम्हारे भीतर एक डर पैदा होता है, अकेले रह जाने का। ये डर तुम्हें बार बार उसी व्यक्ति की ओर खींचता है। लेकिन स्टोइक दर्शन ये सिखाता है कि अकेलापन कोई कमी नहीं है, बल्कि ये एक अवस्था है जहाँ तुम स्वयं के साथ होते हो। मनोवैज्ञानिक रूप से भी जब तुम इस अवस्था को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारा डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अब तुम अकेलेपन से भागते नहीं, बल्कि उसे समझते हो।
यही समझ तुम्हें उस व्यक्ति से स्वतंत्र बनाती है जिसने कभी तुम्हारे अकेलेपन को भरने का काम किया था। मौन का प्रभाव अक्सर शब्दों से अधिक गहरा होता है। जब तुम अपनी भावनाओं को बार बार व्यक्त करते हो तो तुम अपने आप को पूरी तरह स्पष्ट कर देते हो, लेकिन जब तुम चुप रहते हो तो तुम एक रहस्य बन जाते हो। ये रहस्य सामने वाले के मन में एक प्रकार की जिज्ञासा पैदा करता है। स्टोइक दृष्टिकोण में मौन को एक शक्ति माना गया है। ये वो स्थान है जहाँ तुम्हारा आत्मनियंत्रण स्पष्ट होता है। जब तुम इस मौन को अपनाते हो तो तुम न केवल अपने भीतर शांति लाते हो, बल्कि सामने वाले के मन में भी एक गहरी छाप छोड़ते हो। समय के साथ हर संबंध एक स्मृति बन जाता है, लेकिन ये स्मृति कैसी होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे समाप्त करते हो। यदि तुम उसे शिकायतों और प्रश्नों के साथ छोड़ते हो तो वो एक भारी स्मृति बन जाती है, लेकिन यदि तुम उसे एक शांत स्वीकार्यता के साथ छोड़ते हो तो वो एक हल्की लेकिन गहरी स्मृति बनती है। स्टोइक दर्शन ये सिखाता है कि हर अंत को गरिमा के साथ स्वीकार करना चाहिए। यही गरिमा तुम्हें उस व्यक्ति की स्मृति में एक अलग स्थान देती है, एक ऐसा स्थान जहां तुम ना केवल याद किए जाते हो बल्कि सम्मान के साथ याद किए जाते हो। अंततः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें किसी को भूलने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम अपने भीतर शांति स्थापित कर लेते हो तो भूलना अपने आप हो जाता है। ये शांति किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती, बल्कि ये तुम्हारे भीतर की स्थिति होती है। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तो तुम ना केवल उस व्यक्ति से मुक्त हो जाते हो बल्कि स्वयं के साथ एक गहरे संबंध में प्रवेश करते हो। यही संबंध तुम्हें स्थिर बनाता है और यही स्थिरता तुम्हें उस व्यक्ति की स्मृति में एक अनकही गहराई के साथ स्थापित करती है। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो तुम्हारे भीतर सबसे पहले नियंत्रण खोने का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी कहानी का अंत किसी और ने तय कर दिया। लेकिन स्टोइक दर्शन एक मूलभूत सत्य सामने रखता है। तुम कभी भी बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं करते, तुम केवल अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हो। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही बताता है कि नियंत्रण का भ्रम टूटने पर ही व्यक्ति अपने वास्तविक आंतरिक ढांचे को देख पाता है। जब तुम इस घटना को नियंत्रण खोने की बजाय नियंत्रण वापस पाने के अवसर के रूप में देखने लगते हो तो एक गहरा परिवर्तन शुरू होता है। अब तुम उस व्यक्ति के निर्णय पर नहीं बल्कि अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हो। यही बदलाव तुम्हें धीरे धीरे एक ऐसी स्थिरता देता है जहां तुम्हारा संतुलन किसी और के आने जाने पर निर्भर नहीं रहता। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि सामने वाला हमें इसलिए छोड़ गया क्योंकि उसने हमें पूरी तरह समझ लिया, लेकिन वास्तविकता इससे अलग होती है। मनोविज्ञान कहता है कि लोग अक्सर दूसरों को नहीं बल्कि अपनी सीमित धारणाओं को समझते हैं। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो वो तुम्हारी पूरी सच्चाई को नहीं बल्कि अपने अनुभव के एक छोटे हिस्से को देख रहा होता है। स्टोइक दृष्टिकोण ये सिखाता है कि तुम्हें अपने मूल्य को किसी और की अधूरी समझ से नहीं जोड़ना चाहिए। जब तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरी स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब तुम ये समझने लगते हो कि किसी का जाना तुम्हारी पूर्णता को कम नहीं करता, बल्कि ये केवल ये दर्शाता है कि वो व्यक्ति तुम्हें पूरी तरह देख नहीं पाया। मनुष्य का मन अक्सर उन चीज़ों के पीछे भागता है जो उससे छिन जाती हैं, क्योंकि वो उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा बना चुका होता है। जब कोई संबंध समाप्त होता है तो तुम्हें केवल व्यक्ति का नहीं बल्कि अपने उस हिस्से का भी नुकसान महसूस होता है जो उसके साथ जुड़ा था। लेकिन स्टोइक विचारधारा ये कहती है कि तुम्हारी पहचान किसी एक संबंध से निर्धारित नहीं होती। मनोवैज्ञानिक रूप से भी जब तुम अपनी पहचान को एक ही व्यक्ति से जोड़ देते हो तो उसके जाने पर तुम्हें खालीपन महसूस होता है। लेकिन जब तुम अपने अस्तित्व को व्यापक रूप में देखना शुरू करते हो, जहां तुम केवल एक संबंध का हिस्सा नहीं बल्कि एक स्वतंत्र इकाई हो, तो ये खालीपन धीरे धीरे भरने लगता है। यही समझ तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। कई बार लोग इसलिए वापस नहीं आते क्योंकि उन्हें तुम्हारी कमी महसूस नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने तुम्हें एक निश्चित रूप में देख लिया होता है। जब तुम हमेशा एक ही तरह से प्रतिक्रिया देते हो, भावनात्मक उपलब्धियां निर्भर, तो तुम उनके लिए एक अनुमानित पैटर्न बन जाते हो। लेकिन जब तुम अपनी प्रतिक्रियाओं को बदलते हो, जब तुम अपने भीतर एक शांत दूरी बना लेते हो, तो ये पैटर्न टूट जाता है। मनोविज्ञान में इसे अनिश्चितता का प्रभाव कहा जाता है, जहां अनिश्चित व्यवहार अधिक ध्यान आकर्षित करता है। स्टोइक दृष्टिकोण से ये परिवर्तन किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि स्वयं के भीतर संतुलन पाने के लिए होता है, और यही संतुलन तुम्हें एक अलग स्थान पर स्थापित करता है।
दर्द का एक अनोखा पहलू ये है कि वो केवल वर्तमान में नहीं बल्कि भविष्य की कल्पनाओं में भी फैल जाता है। तुम सोचने लगते हो कि अब सब कुछ वैसा ही रहेगा, कि ये खालीपन कभी नहीं भरेगा। लेकिन स्टोइक दर्शन ये सिखाता है कि भविष्य की चिंताएं अक्सर वर्तमान की भावनाओं का विस्तार होती हैं, वास्तविकता का नहीं। मनोविज्ञान भी बताता है कि मन नकारात्मक अनुभवों को बढ़ाकर देखता है। जब तुम इस प्रवृत्ति को पहचान लेते हो तो तुम अपने विचारों को गंभीरता से लेना बंद कर देते हो। अब तुम हर भावना को एक अस्थायी स्थिति के रूप में देखते हो, न कि एक स्थायी सत्य के रूप में। यही दृष्टिकोण तुम्हें धीरे धीरे उस भय से मुक्त करता है जो तुम्हें भीतर से बांधे रखता था। संबंधों में मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं होता, बल्कि ये एक गहरी उपस्थिति का संकेत होता है। जब तुम किसी के जाने के बाद चुप रहते हो तो ये चुप्पी कई अर्थ लेकर आती है। ये ना तो शिकायत होती है, ना ही उदासीनता, ये एक स्वीकृति होती है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये मौन सामने वाले के भीतर एक प्रकार की असहजता पैदा करता है, क्योंकि वो तुम्हारी प्रतिक्रिया को समझ नहीं पाता। स्टोइक दृष्टिकोण में ये मौन आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। जब तुम इस मौन को अपनाते हो तो तुम अपने भीतर एक ऐसी शक्ति विकसित करते हो जो बिना किसी शब्द के भी प्रभाव डालती है। यही मौन तुम्हें एक अलग प्रकार की गरिमा देता है। मनुष्य का व्यवहार अक्सर उसकी वर्तमान भावनात्मक स्थिति का प्रतिबिंब होता है, ना कि उसकी स्थायी सोच का। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो वो उस क्षण की अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय ले रहा होता है, लेकिन हम इस निर्णय को स्थायी सत्य मान लेते हैं। स्टोइक दर्शन ये सिखाता है कि हर निर्णय अस्थायी होता है, क्योंकि भावनाएं भी अस्थायी होती हैं। जब तुम इस सत्य को समझते हो तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब तुम उस व्यक्ति के निर्णय को अंतिम नहीं बल्कि एक क्षणिक स्थिति के रूप में देखने लगते हो। यही समझ तुम्हें उस दर्द से मुक्त करती है जो केवल कल्पनाओं के टूटने से उत्पन्न हुआ था। आत्मसम्मान का सबसे गहरा रूप तब प्रकट होता है जब तुम बिना किसी प्रतिक्रिया के भी अपने मूल्य को बनाए रखते हो। जब तुम किसी के जाने के बाद भी शांत रहते हो तो ये केवल बाहरी व्यवहार नहीं होता, बल्कि ये तुम्हारे भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब होता है। मनोविज्ञान कहता है कि लोग उन व्यक्तियों का अधिक सम्मान करते हैं जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। स्टोइक दर्शन इसे आंतरिक स्थिरता कहता है, जहां तुम्हारा मूल्य किसी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। यही स्थिरता तुम्हें एक अलग प्रकार की शक्ति देती है जो किसी भी शब्द से अधिक प्रभावशाली होती है। सबसे गहरा परिवर्तन तब होता है जब तुम ये समझ लेते हो कि भूलना कोई लक्ष्य नहीं है। जब तुम किसी को भूलने की कोशिश करते हो तो तुम अनजाने में उसे अपने मन में और गहरा कर देते हो, लेकिन जब तुम अपने भीतर शांति स्थापित कर लेते हो तो भूलना एक स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। स्टोइक दृष्टिकोण ये सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य किसी को पकड़ कर रखना नहीं, बल्कि हर अनुभव को स्वीकार करना है। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तो तुम न केवल उस व्यक्ति से मुक्त हो जाते हो, बल्कि अपने भीतर एक ऐसी शांति को अनुभव करते हो जो किसी भी बाहरी संबंध से परे होती है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो सबसे सूक्ष्म चोट तुम्हारे भीतर अधिकार की भावना को लगती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा उस व्यक्ति पर कुछ हक था, उसकी उपस्थिति पर, उसके व्यवहार पर, उसके निर्णयों पर। लेकिन स्टोइक दर्शन का एक गहरा सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति पर तुम्हारा कोई स्वाभाविक अधिकार नहीं होता। हर संबंध केवल एक अस्थायी संगति है। आधुनिक मनोविज्ञान भी बताता है कि हम अक्सर भावनात्मक जुड़ाव को स्वामित्व में बदल देते हैं और यही से पीड़ा शुरू होती है। जब तुम ये समझ लेते हो कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी इच्छा से नहीं बल्कि अपनी स्वतंत्रता से तुम्हारे साथ था, तब तुम्हारे भीतर एक गहरी विनम्रता और स्वीकार्यता जन्म लेती है। ये स्वीकार्यता तुम्हें उस टूटन से बाहर निकालती है, क्योंकि अब तुम किसी के जाने को छीन जाना नहीं बल्कि उसका स्वाभाविक चयन मानने लगते हो। यही दृष्टिकोण तुम्हारे भीतर एक शांत संतुलन पैदा करता है जो तुम्हें भीतर से स्थिर बनाता है। अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति अपने अंदर एक अलग कहानी लेकर चलता है। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो तुम उसे केवल अपने दृष्टिकोण से देखते हो, जैसे उसने तुम्हें धोखा दिया या तुम्हारी कद्र नहीं की। लेकिन मनोविज्ञान ये कहता है कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों, डर और अधूरी इच्छाओं के आधार पर निर्णय लेता है। स्टोइक दृष्टिकोण ये सिखाता है कि दूसरों के व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से लेना ही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है।
जब तुम ये समझने लगते हो कि उसका निर्णय उसके भीतर की स्थिति का परिणाम था, ना कि तुम्हारी योग्यता का मूल्यांकन, तब तुम्हारे भीतर की पीड़ा धीरे धीरे बदलने लगती है। अब तुम उस घटना को अपने खिलाफ नहीं, बल्कि एक मानवीय प्रक्रिया के रूप में देखने लगते हो। यही समझ तुम्हें भावनात्मक रूप से हल्का बनाती है और तुम्हारे भीतर एक गहरी सहनशीलता विकसित करती है। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो तुम्हारे भीतर तुलना शुरू हो जाती है। तुम खुद को किसी और से कम आंकने लगते हो। ये तुलना तुम्हारी शांति को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। मनोविज्ञान में इसे तुलनात्मक आत्म-मूल्यांकन कहा जाता है, जहां व्यक्ति अपने मूल्य को दूसरों से तुलना करके तय करता है। लेकिन स्टोइक दर्शन ये स्पष्ट करता है कि तुम्हारा मूल्य किसी और की पसंद या नापसंद से निर्धारित नहीं होता। जब तुम इस सत्य को गहराई से समझ लेते हो तो तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। अब तुम खुद को किसी से बेहतर या कम नहीं देखते, बल्कि एक अलग इकाई के रूप में स्वीकार करते हो। यही स्वीकृति तुम्हें उस मानसिक जाल से बाहर निकालती है जहां तुम लगातार खुद को साबित करने की कोशिश करते रहते थे। कई बार हम किसी के जाने के बाद भी उसके साथ मानसिक संवाद करते रहते हैं। हम अपने मन में उससे बातें करते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं या उससे सवाल पूछते हैं। ये प्रक्रिया तुम्हें उसी संबंध में बांधे रखती है, भले ही वो वास्तविकता में समाप्त हो चुका हो। स्टोइक दृष्टिकोण ये सिखाता है कि तुम्हें अपने विचारों को भी अनुशासित करना चाहिए। मनोविज्ञान कहता है कि बार बार एक ही विचार को दोहराने से वो और मजबूत हो जाता है। जब तुम इस मानसिक संवाद को धीरे धीरे रोकना शुरू करते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। अब तुम्हारा मन वर्तमान में लौटने लगता है और तुम उस व्यक्ति के प्रभाव से धीरे धीरे बाहर आने लगते हो। मानव स्वभाव में एक गहरी प्रवृत्ति होती है। वो उन चीज़ों को अधिक महत्व देता है जिन्हें वो खो देता है। लेकिन ये महत्व वास्तविक नहीं होता, बल्कि ये उस खालीपन का परिणाम होता है जो खोने के बाद पैदा होता है। मनोविज्ञान इसे हानि का प्रभाव कहता है, जहाँ खोई हुई चीज़ अधिक मूल्यवान लगने लगती है। स्टोइक दर्शन ये सिखाता है कि तुम्हें हर चीज़ को अस्थायी मानकर जीना चाहिए। जब तुम इस दृष्टिकोण को अपनाते हो तो तुम्हारे भीतर एक संतुलन बना रहता है। तुम किसी के होने पर भी स्थिर रहते हो और उसके जाने पर भी। यही संतुलन तुम्हें उस भावनात्मक उतार चढ़ाव से बचाता है जो अक्सर संबंधों में देखने को मिलता है। जब तुम किसी के जाने के बाद भी उसके लिए अपने भीतर जगह बनाए रखते हो तो तुम अनजाने में अपने वर्तमान को सीमित कर देते हो। तुम्हारा ध्यान बार बार अतीत की ओर चला जाता है और तुम वर्तमान को पूरी तरह जी नहीं पाते। स्टोइक दर्शन ये सिखाता है कि केवल वर्तमान ही तुम्हारे नियंत्रण में है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो लोग अतीत में अटके रहते हैं वे वर्तमान में संतुष्टि महसूस नहीं कर पाते। जब तुम अपने ध्यान को वर्तमान में लाना शुरू करते हो, बिना किसी प्रयास के, केवल जागरूकता के साथ, तो तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता आती है। यही स्पष्टता तुम्हें धीरे धीरे उस व्यक्ति की स्मृति से मुक्त करती है। संबंधों में सबसे गहरी चोट तब लगती है जब तुम्हारी अपेक्षाएं टूटती हैं। तुमने जो सोचा था, जो महसूस किया था, वो अचानक समाप्त हो जाता है। लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण ये सिखाता है कि अपेक्षाएं ही पीड़ा का मूल कारण होती है। जब तुम किसी से बिना शर्त उम्मीदें रखते हो तो तुम अपने आप को एक अनिश्चित परिणाम से जोड़ देते हो। मनोविज्ञान भी बताता है कि जितनी अधिक अपेक्षाएं होती हैं, उतनी ही अधिक निराशा की संभावना होती है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो तो तुम्हारी अपेक्षाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। अब तुम संबंधों को एक अनुभव के रूप में देखने लगते हो, ना कि एक निश्चित परिणाम के रूप में। उतनी ही अधिक निराशा की संभावना होती है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो तो तुम्हारी अपेक्षाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। अब तुम संबंधों को एक अनुभव के रूप में देखने लगते हो, ना कि एक निश्चित परिणाम के रूप में। मौन में एक ऐसी शक्ति होती है जो शब्दों में नहीं होती। जब तुम किसी के जाने के बाद शांत रहते हो तो ये केवल एक प्रतिक्रिया नहीं होती, बल्कि ये तुम्हारे भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब होती है। मनोविज्ञान कहता है कि अनिश्चितता हमेशा ध्यानाकर्षित करती है। जब तुम अपने व्यवहार को स्पष्ट नहीं करते तो सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे बारे में सोचने लगता है। स्टोइक दर्शन में ये मौन आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। ये तुम्हें एक ऐसी गरिमा देता है जो किसी भी शब्द से अधिक प्रभावशाली होती है। समय के साथ हर भावना बदलती है।
जो आज असहनीय लगता है वो कल सामान्य हो जाता है, लेकिन ये परिवर्तन तभी संभव है जब तुम उसे होने देते हो। स्टोइक दृष्टिकोण ये सिखाता है कि तुम्हें हर भावना को स्वीकार करना चाहिए, बिना उसे रोकने या बढ़ाने की कोशिश किए। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो भावनाएं दबाई जाती हैं वे और अधिक गहरी हो जाती हैं। जब तुम अपने दर्द को स्वीकार करते हो तो वो धीरे धीरे अपनी तीव्रता खो देता है। यही प्रक्रिया तुम्हें भीतर से हल्का बनाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें किसी को भुलाने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम अपने भीतर शांति स्थापित कर लेते हो तो स्मृतियाँ अपने आप धुंधली होने लगती हैं। स्टोइक दर्शन ये सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य किसी को पकड़ कर रखना नहीं, बल्कि हर अनुभव को स्वीकार करना है। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तो तुम ना केवल उस व्यक्ति से मुक्त हो जाते हो, बल्कि अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता को महसूस करते हो जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। यही स्थिरता तुम्हें उस व्यक्ति की स्मृति में एक अलग और गहरी जगह देती है, एक ऐसी जगह जहां तुम बिना किसी प्रयास के हमेशा याद रहते हो। अंततः भूलना कोई क्रिया नहीं है, बल्कि एक अवस्था है। ये तब आता है जब तुम अपने भीतर के शोर को शांत कर लेते हो, जब तुम अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढना बंद कर देते हो और जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि हर कहानी का अंत स्पष्ट नहीं होता। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तो तुम ना तो उस व्यक्ति को याद रखने की कोशिश करते हो, ना ही उसे भुलाने की। तुम बस अपने अस्तित्व में स्थिर हो जाते हो, और यही स्थिरता तुम्हें उसकी स्मृति में एक ऐसी छवि बना देती है जिसे वो चाहकर भी मिटा नहीं सकता। शायद यही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे गहरा सत्य है। तुम्हें किसी को प्रभावित करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने भीतर एक ऐसी शांति पैदा करनी है जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर ना हो। जब ये शांति तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाती है तो तुम न केवल स्वयं से मुक्त हो जाते हो, बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी एक अनसुलझी पहेली बन जाते हो। और कभी कभी यही अनसुलझापन सबसे गहरी याद बन जाता है, एक ऐसी याद जो बिना किसी प्रयास के हमेशा जीवित रहती है। कभी कभी जिंदगी हमें सबसे बड़ा सबक सबसे गहरे दर्द के जरिए सिखाती है। प्यार में धोखा वही चुभता है जिसे हमने सच्चाई से चाहा होता है। किसी के लिए सब कुछ छोड़ देना और फिर उसी का बदल जाना, ये एहसास भीतर तक झकझोर देता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो, जैसे अब किसी पर भरोसा करना मुश्किल हो गया हो। लेकिन यहीं से असली रास्ता शुरू होता है, क्योंकि धोखा सिर्फ अंत नहीं, वो आत्म जागरूकता की शुरुआत है। एक स्टोइक कहावत है, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उसे स्वीकारो। और प्यार में धोखा सबसे बड़ा उदाहरण है उस बात का। अब वक्त है सीखने का कि कैसे इस दर्द को शक्ति में बदला जाए। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उसे छोड़ दो। तुम उस व्यक्ति को बदल नहीं सकते जिसने तुम्हें धोखा दिया। तुम सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हो। अक्सर हम उस बात से नहीं टूटते जो हुई, बल्कि उस कल्पना से जो हमने बनाई थी। स्टोइक कहते हैं, दर्द तब होता है जब हम वास्तविकता से लड़ते हैं। अगर कोई तुम्हें छोड़ गया, झूठ बोला या किसी और को चुन लिया, तो समझो वो उसके चुनाव का परिणाम है, तुम्हारे मूल्य का नहीं। छोड़ देना कमजोरी नहीं, समझदारी है, क्योंकि जो तुम्हारा है उसे मजबूर नहीं करना पड़ता, और जो तुम्हारा नहीं उसे रोक कर भी रखा नहीं जा सकता। शांति तभी आती है जब तुम स्वीकार करते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। धोखा तुम्हारी कमी नहीं, उनकी अस्थिरता है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो सबसे पहले तुम्हारा मन यही सोचता है, मैंने क्या कमी थी। लेकिन सच्चाई ये है कि धोखा देने वाला अपनी कमी से भाग रहा होता है। मनोविज्ञान कहता है, कई लोग अपने भीतर की असुरक्षा, डर या असंतुलन को छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं। वो दूसरों को नहीं, खुद को धोखा देते हैं। तुम्हारा प्यार सच्चा था, उनकी नीयत नहीं, इसलिए खुद को दोष मत दो। धोखा देना उनकी आदत हो सकती है, लेकिन उसे माफ कर आगे बढ़ना तुम्हारी ताकत है। क्योंकि जो इंसान अपने दर्द में भी सभ्य बना रहता है, वो सबसे सुंदर आत्मा होता है। धोखा आत्म जागरूकता की शुरुआत है। हर टूटना आत्मज्ञान की ओर एक कदम होता है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो तुम्हारा मन कई सवाल पूछता है, मैंने क्यों भरोसा किया, मैं इतना जुड़ा क्यों था। यही सवाल तुम्हें खुद की गहराई तक ले जाते हैं। स्टोइक कहते हैं, कोई भी घटना सिर्फ वैसी होती है जैसा तुम उसे देखने का दृष्टिकोण अपनाते हो। अगर तुम इस दर्द को सबक की तरह देखो तो तुम खुद को फिर से जानोगे।
धोखे के बाद तुम्हें जो अकेलापन महसूस होता है वो आत्मा की पुकार है। अब खुद से मिलो। यही वो पल है जब इंसान दूसरों से नहीं, खुद से उम्मीद रखना सीखता है। भावनाओं को महसूस करो पर उनमें डूबो मत। स्टोइसिज्म सिखाता है कि भावना दुश्मन नहीं होती, बस हमें सीखना होता है उसे नियंत्रित करना। प्यार में धोखा मिलने पर गुस्सा, रोना, चुप रहना सब स्वाभाविक है, लेकिन ये सब केवल अनुभव है, तुम्हारी पहचान नहीं। ऑब्जर्व, डोंट अब्जॉर्ब, मतलब अपनी भावनाओं को देखो पर उनमें डूबो मत। जितना तुम अपनी भावनाओं को स्वीकार करोगे उतना ही जल्दी तुम उनसे बाहर निकल पाओगे। दर्द को दबाने से वो खत्म नहीं होता, बल्कि समझने से हल्का होता है, और एक दिन वही आंसू तुम्हें मुस्कुराना सिखाते हैं। तुम्हारा मूल्य किसी के व्यवहार से तय नहीं होता। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्यार के लायक नहीं थे। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय होता है कि तुम अपने साथ कैसा व्यवहार करते हो। मनोविज्ञान कहता है सेल्फ वर्थ कभी बाहर नहीं मिलती, वो भीतर जागती है। जो खुद को जानता है वो दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होता। जब तुम खुद की कीमत समझते हो तो कोई धोखा तुम्हें गिरा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा सम्मान तुम्हारे भीतर है, किसी के हाथों में नहीं। मौन बदला है, प्रतिक्रिया नहीं। जब कोई तुम्हें चोट देता है तब तुम्हारा मन बदला लेने को कहता है, लेकिन याद रखो मौन सबसे बड़ा बदला है। स्टोइक सोच कहती है जो तुम्हें तोड़ना चाहता है उसे दिखाओ कि तुम शांत हो, क्योंकि तुम्हारी शांति ही तुम्हारी ताकत है। बदला उन्हें खुश करता है, लेकिन मौन उन्हें बेचैन करता है। जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया उनके सामने मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना, वही सबसे खूबसूरत जीत होती है। जो गया वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। कभी कभी हम जिसे खो देते हैं वो वास्तव में कभी हमारा था ही नहीं, बस हमने मान लिया था। धोखा ये सिखाता है कि हर रिश्ता स्थायी नहीं होता। स्टोइसिज्म सिखाता है हर चीज़ अस्थायी है, इसलिए उससे जुड़ो पर बंधो मत। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़ गया वो बस अपना रास्ता पूरा कर चुका था। छोड़ दो उसे प्रेम के साथ, क्योंकि किसी को रोकने से ज़्यादा सुंदर है उसे शांति से जाने देना। यही परिपक्व प्रेम है, यही आध्यात्मिक समझ। धोखे को आशीर्वाद की तरह देखो। हर धोखा एक दरवाज़ा बंद करता है, लेकिन एक नया रास्ता खोलता है। आज जो दर्द दे रहा है कल वही तुम्हारी ताकत बनेगा। स्टोइक कहते हैं हर कठिनाई चरित्र को निखारती है। अगर तुम इस दर्द को समझ के साथ देखो तो तुम पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बन जाओगे, क्योंकि जिसने धोखा झेला है और फिर भी प्रेम करना नहीं छोड़ा वो दुनिया का सबसे बहादुर इंसान है। खुद को फिर से प्यार करना सीखो। कई बार हम दूसरों को इतना प्यार कर देते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। धोखे के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है खुद को फिर से याद करना, खुद को अपनाना और खुद से प्यार करना। सेल्फ लव कोई दिखावा नहीं, ये आत्मोपचार है। हर दिन अपने लिए थोड़ा समय निकालो। चलो, पढ़ो, लिखो, ध्यान करो। याद रखो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं, तुम खुद अपने जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा हो। धोखे के बाद शांति कैसे पाएं? शांति तब आती है जब तुम माफ़ करना सीखते हो। माफ़ करना मतलब किसी को सही ठहराना नहीं, बल्कि खुद को मुक्त करना। ध्यान, मौन और स्वीकार, यही 3 रास्ते हैं हीलिंग के। जब तुम अंदर से शांत हो जाते हो तो बाहर का कोई व्यवहार तुम्हें हिला नहीं सकता, और एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि वो इंसान तुम्हारे जीवन का सबक था, सजा नहीं। तुम बदल गए पर टूटा नहीं, और यही तुम्हारी असली जीत है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो दर्द इसलिए नहीं होता क्योंकि वो चला गया, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने उसे सच्चाई से चाहा था। लेकिन याद रखो, सच्चाई कभी हारती नहीं, वो बस समय के साथ उजागर होती है। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें निखारेगा। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें तोड़ता नहीं, बस दिशा बदलता है। वो इंसान जो तुम्हारे साथ नहीं रह सका वो सिर्फ उस सफ़र का यात्री था जो ख़त्म होना तय था। छोड़ दो, क्योंकि तुम अपनी मंजिल के रास्ते में हो, और मंजिल तक हर कोई साथ नहीं चलता। धोखा देने वाले को मत कोसो, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन में शिक्षक बनकर आया था। उसने तुम्हें सिखाया कि भरोसा अंधा नहीं होना चाहिए, और प्यार सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी ज़रूरी है। कभी कभी गद्दार ही तुम्हें आत्मसम्मान का अर्थ सिखाते हैं। जब कोई तुम्हें छोड़ जाए तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। जो प्रेम मजबूरी से टिके वो प्रेम नहीं, डर है। सच्चा प्यार स्वतंत्रता देता है, कैद नहीं करता। अगर वो लौटेगा तो प्रेम से लौटेगा, और अगर नहीं लौटा तो शांति से जाने दो।
धोखा तुम्हारे जीवन की मिट्टी में गिरा बीज है। आज वो दर्द बनकर जलाता है, लेकिन कल वही बीज आत्मबोध का वृक्ष बनेगा। जो आज आंसू है वो कल तुम्हारी मुस्कान की जड़ें बनेंगी। जब कोई तुम्हें झूठ बोलता है तो वो अपनी आत्मा की कमजोरी दिखाता है, तुम्हारी नहीं। तुम सच्चे थे, यही तुम्हारी ताकत है। कभी भी अपने सत्य को किसी के झूठ से छोटा मत समझो, क्योंकि समय हमेशा सच्चाई के पक्ष में होता है। सच्चे लोग धोखा नहीं देते, और जो देते हैं वो सच्चे नहीं होते। फिर भी उनसे नफरत मत करो, क्योंकि घृणा उसी आग का हिस्सा है जिसने तुम्हें पहले जलाया था। शांत रहो और उस आग से बाहर निकल जाओ। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा जवाब है। प्यार में धोखा मिलने के बाद सबसे बड़ा साहस है फिर से प्यार करने की क्षमता को बचाए रखना। मत बंद करो अपना दिल, बस सीखो किसे अंदर आने देना है, क्योंकि प्यार गलत लोगों से नहीं, गलत सीमाओं से दर्द देता है। कभी कभी जिसे तुम खो देते हो वो तुम्हें खुद से मिलाने आया था। वो रिश्ता ख़त्म हुआ ताकि तुम अपनी असली ताकत पहचान सको। प्यार का उद्देश्य हमेशा साथ रहना नहीं होता, कभी कभी वो छोड़कर जाना सिखाने आता है। जब तुम किसी के धोखे के बाद भी शांत रहते हो तो तुम जीत चुके हो, क्योंकि अब तुम्हारा मन बाहरी नहीं आंतरिक शक्ति से चलता है। अब तुम जानते हो कि प्रेम करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं, बस खुद का सम्मान ही काफ़ी है। जो चला गया वो तुम्हारी तकदीर नहीं था, वो तुम्हारा सबक था। जब कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है तो शुरुआत में लगता है कि सब खत्म हो गया, पर सच ये है कि कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं आता। हर रिश्ता या तो प्रेम देता है या सबक। स्टोइक्स कहते हैं हर घटना तुम्हें मजबूत करने आई है। जिसे तुमने अपना सब कुछ समझ लिया था वो बस एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। अब तुम्हारे पास मौका है खुद को समझने का, खुद को फिर से उठाने का। मनोविज्ञान कहता है कि हम सबसे ज़्यादा वहीं टूटते हैं जहां हमने सबसे ज़्यादा उम्मीदें रखी होती हैं। तो अब उम्मीदें दूसरों से नहीं, खुद से रखो, क्योंकि जो व्यक्ति खुद के साथ सच्चा हो जाता है वो कभी किसी के धोखे से कमज़ोर नहीं पड़ता। याद रखो, जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हें कम नहीं किया, बल्कि तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाया है। सच्चा प्यार हमेशा सुकून देता है, बेचैनी नहीं। अगर कोई रिश्ता तुम्हारे भीतर शांति की जगह डर पैदा कर रहा है तो वो प्यार नहीं, निर्भरता है। प्यार का मतलब किसी के साथ रहना नहीं, बल्कि अपने भीतर संतुलन बनाए रखना है। स्टोइक्स सिखाते हैं जो तुम्हें शांत करे वही तुम्हारे योग्य है। मनोविज्ञान बताता है कि प्यार में असुरक्षा तभी बढ़ती है जब हम अपने मूल्य को दूसरे की स्वीकृति से जोड़ देते हैं। अगर वो व्यक्ति तुम्हें लगातार असुरक्षित महसूस कराता है तो समझो वो तुम्हारे आत्मविश्वास का शत्रु है, साथी नहीं। सच्चा प्रेम तुम्हें अपनी तरह जीने देता है, तुम्हारे अस्तित्व को दबाता नहीं। इसलिए अगर कोई तुम्हारे जीवन में तूफान बन गया है तो शांति से उसे जाने दो, क्योंकि असली प्यार कभी तुम्हें खोकर नहीं मिलता। हर धोखा तुम्हें भावनात्मक रूप से बुद्धिमान बनाता है। पहली बार जब तुम्हें धोखा मिलता है तुम टूट जाते हो, दूसरी बार तुम समझते हो, तीसरी बार तुम पहचान लेते हो कि समस्या दूसरे में नहीं बल्कि तुम्हारी अंधी उम्मीदों में थी। यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, जब तुम किसी के व्यवहार को देखकर अपनी शांति नहीं खोते। स्टोइक दर्शन कहता है जो तुम्हें क्रोधित कर सकता है वो तुम्हारा स्वामी है, इसलिए अब किसी को तुम्हारी भावनाओं का मालिक मत बनने दो। मनोविज्ञान कहता है कि धोखा हमें इमोशनल बाउंड्रीज बनाना सिखाता है। अब तुम्हें सीखना है कि कहाँ हाँ कहना है और कहाँ नहीं। धोखा बुरा नहीं अगर तुम उससे सीख लो, क्योंकि जिसने दर्द में भी ज्ञान खोज लिया वो अब किसी के झूठ से नहीं टूटेगा। फैशन, जिसने तुम्हें धोखा दिया उसने तुम्हारा नियंत्रण छीन लिया, अब उसे लौटाओ। कभी गौर किया है कि जब कोई हमें धोखा देता है तो हम उस इंसान को अपने विचारों में बार बार दोहराते रहते हैं, हर रात हर सुबह वही चेहरा वही सवाल। यही सबसे बड़ा धोखा होता है, हमारा मन अब हमारे नियंत्रण में नहीं रहता। स्टोइक अभ्यास सिखाता है जो चला गया उसे अपने विचारों में जगह मत दो। हर बार जब तुम किसी पुराने दर्द को दोहराते हो तो तुम खुद को ही जला रहे होते हो। मनोविज्ञान कहता है कि मन वहीं फंसा रहता है जहां उसे क्लोजर नहीं मिला होता। तो क्लोजर पाने का सबसे सरल तरीका है स्वीकार करना। वो गया क्योंकि उसे जाना था, तुम रुके क्योंकि तुम्हें सीखना था। अब अपने विचारों का नियंत्रण फिर से अपने पास लो। माफ़ी देना तुम्हारे लिए है, उसके लिए नहीं। लोग सोचते हैं कि माफ़ करना मतलब किसी को सही ठहराना, लेकिन माफ़ करना वास्तव में खुद को मुक्त करना है। जब तुम किसी के लिए नफ़रत पालते हो तो वो तुम्हारे भीतर जहर बन जाती है।
स्टोइक्स विचार कहता है, कभी भी अपने मन को दूसरों की गलती से दूषित मत होने दो। मनोविज्ञान भी कहता है कि फॉरगिवनेस रिड्यूसेस इमोशनल बर्डन। तुम तब तक शांत नहीं हो सकते जब तक तुम भीतर की नफरत को छोड़ नहीं देते। माफ़ी देना कमज़ोरी नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि अब तुम उस दर्द के मालिक नहीं रहे, अब तुम उस व्यक्ति से ऊपर उठ चुके हो। और जब तुम छोड़ देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें उसी शांति से भर देता है जिसकी तुम्हें तलाश थी। अपने अंदर के खालीपन को किसी और से मत भरो। धोखे के बाद अक्सर दिल में एक खालीपन रह जाता है। वो खालीपन हमें फिर किसी नए व्यक्ति की तरफ खींचता है। लेकिन याद रखो, जब तक वो खालीपन खुद से नहीं भरोगे, हर रिश्ता उसी जगह जाकर टूटेगा। मनोविज्ञान कहता है, अनहील्ड पीपल अट्रैक्ट अनहील्ड पार्टनर्स। पहले खुद को ठीक करो, खुद के साथ वक्त बिताओ, अपने मन को समझो। स्टोइक्स कहते हैं, जो खुद में संपूर्ण है उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती। जब तुम अपने अकेलेपन से दोस्ती कर लेते हो तो कोई तुम्हें अधूरा महसूस नहीं करा सकता। प्यार करो, पर पहले खुद से। जो तुम्हें अनदेखा कर रहा है उसे अपनी उपस्थिति से सम्मान मत दो। प्यार में सबसे बड़ी भूल ये है कि हम उस इंसान के पीछे भागते रहते हैं जो हमें नज़रअंदाज करता है। हम सोचते हैं शायद आज वो बदलेगा, पर याद रखो, जो व्यक्ति तुम्हें देख नहीं पा रहा वो तुम्हारे मूल्य को समझने के योग्य ही नहीं। स्टोइक्स सिखाते हैं, अपना सम्मान वहाँ मत दो जहाँ वो लौटाया ना जाए। मनोविज्ञान बताता है कि अटेंशन सीकिंग हैबिट हमें इमोशनली ड्रेन करती है। इसलिए जो तुम्हें नज़रअंदाज करे उसे शांति से जाने दो, क्योंकि किसी को पकड़कर रखना प्रेम नहीं, बंधन है। और सच्चा प्यार हमेशा स्वतंत्रता में फलता है। धोखे का असली बदला है अपने जीवन को बेहतर बना लेना। उसे पछताने दो, तुम्हें नहीं, क्योंकि बदला कभी गुस्से से नहीं, सफलता से लिया जाता है। स्टोइक सोच कहती है, तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारा चरित्र दिखाती है। अगर किसी ने तुम्हें गिराने की कोशिश की तो उठो और इतना चमको कि उसकी छाया भी तुम्हें छू ना सके। मनोविज्ञान कहता है कि फोकस शिफ्ट हीलिंग का सबसे बड़ा तरीका है। अब अपना फोकस उस पर नहीं, खुद पर रखो। सीखो, बढ़ो, मुस्कुराओ, क्योंकि सच्चा बदला वही है जब तुम्हें अब कोई झूठ हिला नहीं सकता। धोखा तुम्हारी सच्चाई को नहीं बदलता। कभी किसी के झूठ की वजह से अपनी सच्चाई पर शक मत करना। तुम जैसे थे वैसे ही सुंदर थे, वो झूठा निकला, तुम नहीं। स्टोइक सिखाते हैं कि किसी और की गलती तुम्हारे चरित्र को परिभाषित नहीं करती। मनोविज्ञान कहता है कि गिल्ट अक्सर विक्टिम्स में डेवलप होता है। तो खुद को दोष देना बंद करो। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो उसने अपनी सच्चाई खोई है, तुमने नहीं। अपनी अच्छाई बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी पहचान है। हर अंत एक नई शुरुआत है। कभी मत सोचो कि धोखे के बाद तुम्हारी कहानी खत्म हो गई। वो बस एक अध्याय बंद हुआ है ताकि नया खुल सके। स्टोइक्स कहते हैं, हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। मनोविज्ञान बताता है कि जब हम अतीत छोड़ देते हैं तो हमारा मस्तिष्क नए अवसरों के लिए खुल जाता है। शायद वो व्यक्ति चला गया, लेकिन उसके जाने से तुम्हारे जीवन की दिशा साफ हो गई। अब तुम जानते हो कि क्या नहीं चाहिए, और यही समझ सच्चे प्रेम की तैयारी है। धोखा तुम्हें नहीं तोड़ता, वो तुम्हें बदल देता है। धोखा कोई अंत नहीं, वो एक शुरुआत है, एक नए जागरूक और मजबूत तुम की। अब तुम जान चुके हो कि सच्चा प्यार किसी और से नहीं, खुद से शुरू होता है। जिसने तुम्हें धोखा दिया उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब वक्त है मुस्कुराने का, क्योंकि तुम टूटे नहीं, तुम जागे हो। और जिसने इस सफ़र में खुद को पाया, उससे बड़ा विजेता कोई नहीं होता।